हेलो एंड वेलकम टू बिगिनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। सिर्फ एक ही सजेशन दूंगा, मत लड़ो यार, मत लड़ो। नहीं जीत पाओगे इससे। अब आप सोच रहे हो कि किससे। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप है। इस टाइम पता है क्या है, सरकार यूएस की ट्विटर से चल रही है। और इस टाइम पे वो कभी भी कोई ट्वीट कर देता है एंड उसके बाद पूरी की पूरी काया पलट जाती है। इन्वेस्टिगेशंस और काफ़ी सारी आज की डेट में, पहले ये सब नहीं होता था, लेकिन आज की डेट में काफ़ी सारी ऐसी एजेंसीज़ हैं, ऐसे डेटा ट्रैकिंग इंडिविजुअल्स हैं, डेटा ट्रैकिंग कंपनीज़ हैं जो वॉलेट्स को और पब्लिक चेन्स पे जितना भी डेटा इधर से उधर मूव हो रहा है, कौन से एड्रेसेस, कौन सी बल्क बाइंग हो रही है, सारे के सारे ना ये डेटा एनालिटिक्स ये बताता है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि जब भी डोनाल्ड ट्रंप कोई बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव ट्वीट करने वाला होता है, तो उससे पहले व्हेल्स अपनी बड़ी-बड़ी पोज़ीशंस लेती हैं, लॉन्ग कर लेती हैं। कुछ ही देर पहले, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा भी कि कुछ दिन पहले हुआ था, ये तो कोइंसिडेंट नहीं, ट्वीट से कुछ घंटों पहले। और जब कोई ऐसा ट्वीट आने वाला होता है जो मार्केट के सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट है, तो भी यू नो यही कुछ वॉलेट्स हैं जो शॉर्ट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये लॉन्ग और शॉर्ट की गेम में जो आपको पता ही नहीं है, और आप ये सोचते हो कि यार ये क्या रीज़न है यार, ऐसा क्या हो गया? आप ये देखो कि 100% टैरिफ जब उसने चाइना पे लगाया, तो 100% टैरिफ के बाद अ, मार्केट में एक ऐसा नेगेटिव सेंटीमेंट बना कि मार्केट के अंदर से 20 बिलियन यूएस डॉलर, ये तो ऑफिशियल नंबर है, इससे कई बड़ा ये नंबर होगा, मार्केट से वाइप आउट हो गया क्रिप्टो के। और कुछ ही उसके 30 घंटे बाद एवरीथिंग गॉट नॉर्मल, एवरीथिंग गॉट सॉर्टेड आउट। मतलब ऐसा क्या हो गया? ठीक है, मतलब ही इज़ क्लेमिंग दैट एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड आउट, और वो शी जिनपिंग को थोड़ा झटका लगा है एंड वो भी नहीं लड़ाई चाहता, हम भी नहीं लड़ाई चाहते हैं एंड विल सॉर्ट इट आउट। बट शी जिनपिंग कह रहा है कि नहीं, हम एंड तक लड़ेंगे। ठीक है, हम किसी से डरते ही नहीं है। मतलब व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि जब ट्विटर से सरकार चल रही है तो इसका कुछ फ़ायदा वो वॉलेट्स उठा रहे हैं। अब काफ़ी लोग ट्विटर पे अब ये बात कर रहे हैं कि दिस कुड बी लाइक इनसाइडर्स, या डोनाल्ड ट्रम्प के कई बिजनेसेस तो हैं ही, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। कुछ वॉलेट्स को क्या ऑलरेडी पता होता है, कुछ वेल्स को ऑलरेडी पता होता है। सो मेरा ये मानना है कि अगर आप लीवरेज ट्रेडिंग में हो, तो लीवरेज ट्रेडिंग में ऐसे सन की प्रेसिडेंट के अंडर जो सरकार अपनी ट्विटर से चला रहा हो, यू रियली कांट बी श्योर कि नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है। पिछले अगर क्रैश से आपने ये नहीं सीखा, और अभी आप मार्केट थोड़ी-सी रिकवर करी थी और अब फिर से मार्केट के अंदर हम डंप देख रहे हैं। सो ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, मेरा तो यही सजेशन है कि अगर आप लीवरेज ट्रेडिंग को छोड़ दें, बिल्कुल परमानेंट, तो बहुत ही बेहतर है। नहीं परमानेंट छोड़ रहे, तो मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे सन के प्रेज़ेडेंट के अंदर आप लीवरेज ट्रेडिंग कर कैसे रहे हो? मतलब हैट्स ऑफ टू यू यार, क्या आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो, ठीक है? तो ये तो हो गया मेरे ओपनिंग थॉट। दूसरी जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, मैं आज आपको इस वीडियो में क्लियर बता दूँ। देखो, गोल्ड का जो आरएसआई है, ठीक है? वो 90 पॉइंट 92-91 के आसपास घूम रहा है, ठीक है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। गोल्ड हमें एक बहुत बड़ा सिग्नल दे रहा है। मैं आज आपको क्लियर एक सिचुएशन बताता हूँ कि कैसे सिचुएशन डेवलप हो रही है पूरी दुनिया में। और इस वीडियो को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ मैं, जो अगली करने जा रहा हूँ, कि सिचुएशन कैसे टर्न अप हो रही है। यू नो ये 91 92 का आरएसआई ना लिटरली इम्पॉसिबल होता है किसी भी एसेट के लिए कि वहाँ पे मतलब वहाँ पहुँच जाए और उसके बाद करेक्शन ना आए। गोल्ड में करेक्शन नहीं आ रही है। आरएसआई इतना हाई होने के बाद, इस आर 70 से ऊपर जब आरएसआई होता है, तो वो ओवरबॉट टेरिटरी में माना जाता है, और उसके बाद ये माना जाता है कि किसी भी पल ये जो इतना हीटेड रैली हुई है, अब ये इस एसेट के अंदर करेक्शन लाज़मी है। बट गोल्ड के अंदर करेक्शन नहीं आ रही है। गोल्ड उसके बावजूद अपना ऑल टाइम हाई बना रहा है। और आपको पता है ये सब क्यों हो रहा है? व्हाट आर द रीज़न दैट इज़ हैपनिंग? रीज़न्स ये हैं कि मैं आज जो आपको भी फैक्ट बता रहा हूँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। देखिए, क्या आप ये एग्री करते हो कि जो अगली लड़ाई है, वो किसकी है? अगली जो लड़ाई है, जिसका एआई के ऊपर डोमिनेंस होगा, जिसके पास एआई का डोमिनेंस होगा, वो लड़ाई वो देश जीतेगा। ये तो मानते हो? एआई अ, एआई का एक एआई के को मैं एक एनालॉजी देना चाहता हूँ। एआई बेसिकली अगर आप देखो,
तो जितनी तेज़ी से फैल रहा है लोगों की ज़िंदगी में, जो उसका रीच है, उसकी स्पीड को अगर मैं आपको एक नंबर दूँ, तो 830 मिलियन यूज़र्स हो चुके हैं। 830 मिलियन लोगों तक चैट जीपीटी पहुँच चुका है 3 साल में। कैन यू इमेजिन 3 साल में? मतलब इंटरनेट को इस लेवल पे पहुँचने के लिए 10 साल लगे थे। इससे फ़ास्ट आज तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं पहुँची, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मोटर व्हीकल्स, वेपन्स, कोई भी आप टेक पकड़ लो पास्ट में। इतनी तेज़ी से कोई भी टेक्नोलॉजी, नई चीज़ लोगों तक इतनी फ़ास्ट नहीं पहुँची है। बिटकॉइन भी नहीं पहुँचा है, चैट जीपीटी पहुँच गया है। एआई पूरी दुनिया में फैल चुका है। एआई के ऊपर डिपेंडेंस दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अभी एआई को लोग गूगल की तरह यूज़ कर रहे हैं, उसको कि गूगल के अच्छा ये तो मेरा दोस्त है। पर अल्टीमेटली एआई के साथ जब वो इंटरैक्ट कर रहे हैं, इमेजिन करिए कि एआई के अंदर हर बंदे का एक उसका माइंडसेट, उसका प्रोफाइल बन रहा है। लिटरली 8 बिलियन लोगों का एक तरीके से इमोशनल केवाईसी हो रहा है। और इमोशनल केवाईसी अगर किसी देश को पता है तो कितना आसान है उसके पास इमोशंस के बेस पे लोगों को सेग्रीगेट करना, हाईली वल्नरेबल, लो वल्नरेबल, नॉट पॉसिबल। मतलब इमोशनल केवाईसी अगर किसी देश के पास आ जाए तो वो कितनी आसानी से उसको वो कंटेंट दिखा के, वो फैक्ट्स दिखा के मैनिपुलेट कर सकता है। ये लिटरली 8 बिलियन लोगों को कंट्रोल करने का भी एक तरीका हो सकता है। ये बड़े-बड़े देश, जो बड़े-बड़े एआई के जो गढ़ हैं, इनको पता है कि अगर हमने एआई पे कंट्रोल कर लिया तो लिटरली अपने देश के सिटीजन्स को छोड़ो, हम 8 बिलियन लोगों पे भी राज कर सकते हैं, क्योंकि एआई बेसिकली एक तरीके का इमोशनल केवाईसी प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे आप अपने आप को बिना डर के एक्सप्रेस करते हो। अब इस लड़ाई में चाइना और अमेरिका की लड़ाई है। दोनों इसमें डोमिनेंस चाहते हैं। एक्चुअली में इस टाइम वर्ल्ड वॉर 3 जो डिजिटल है वो छिड़ चुकी है। इस वॉर के अंदर आपको वॉर दिख नहीं रही है, वेपन्स नहीं दिख रहे हैं, मिसाइल्स नहीं दिख रही हैं, बट एक्चुअली में एक इनविजिबल वॉर है। और इस इनविजिबल वॉर के अंदर जो वेपन है, वो वेपन है कंप्यूटेशनल पावर। जो एआई को एक एक राक्षस की तरह समझिए, और उस राक्षस का जो पेट है, वो भरता है कंप्यूटेशनल पावर से। समझ आ गई? बिना कंप्यूटेशनल पावर के एआई कुछ नहीं है। कंप्यूटेशनल पावर जो है वो जीपीयू से, जो कंप्यूटर के प्रोसेसर्स होते हैं, चिपसेट्स होते हैं, इसके द्वारा जनरेट की जाती है। जो डेटा सेंटर्स के अंदर ये एस्टैब्लिश होते हैं, ये फिक्स होते हैं, और फिर जो भी आप सर्च करते हो, क्वेश्चंस पूछ रहे हो, ये सारा का सारा अल्टीमेटली कंप्यूटर जाके प्रोसेस होता है। फिर आपको एक एक उसका आउटपुट मिलता है। ये इतने बड़े मैसिव जो प्रोसेसर्स ये डेटा सेंटर्स के अंदर लगते हैं, और डेटा सेंटर के अंदर जब ये कंप्यूटेशनल पावर जो है, ये इतने बड़े-बड़े कंप्यूटर्स जब लगते हैं, तो इनको रन करने के लिए भाई क्या चाहिए? एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी। और एनर्जी भी ऐसी जिसके अंदर स्टेबिलिटी हो। स्टेबिलिटी मतलब कि ऐसा ना हो कि ऊपर-नीचे उसकी फ्लक्चुएशन हो रही हो, गर्मी में तो था और सर्दी में नहीं थी, और सर्दी में थी और गर्मी में नहीं थी। कंसिस्टेंट पावर चाहिए उसे। और कंसिस्टेंट पावर आउट ऑफ ऑल दी सोर्सेज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो न्यूक्लियर है उसकी सबसे कंसिस्टेंट रहती है। ठीक है? तो यूएस के अंदर बेसिकली क्या है कि आप एक इसको अंदाज़ा लगाइए कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है कि 4300 किलोवाट आवर के हिसाब से उसकी यूएस के अंदर रिक्वायरमेंट है। आज की डेट में 4300 किलोवाट आवर जो है उसकी रिक्वायरमेंट है। और सोचिए कि पूरे अमेरिका में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, उसका आज की डेट में एआई 4% कंज़्यूम कर रहा है, 4%। माना ही जाता है कि 2028 में 12% जो है एआई को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। टोटल अमेरिका के अंदर जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है उसका 12%। तो माना ये जा रहा है कि अमेरिका को 2028 तक उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है एआई का पेट भरने के लिए, मतलब कंप्यूटेशनल पावर जनरेट करने के लिए। और ये माना जा रहा है कि अगर उसको इतनी जल्दी हाई स्टेबिलिटी वाली इलेक्ट्रिसिटी अगर उसको प्रोड्यूस करनी है, तो उसको 73 न्यूक्लियर प्लांट्स जो हैं वो लगाने पड़ेंगे। 73 न्यूक्लियर प्लांट्स, क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट्स के द्वारा निकली हुई जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके अंदर स्टेबिलिटी होती है। 73 न्यूक्लियर प्लांट लगाने का जो खर्चा है वो 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। एक रास्ता है कि अमेरिका इस प्लान को ड्रॉप कर दे, दूसरा रास्ता है कि मैं कैसे ड्रॉप कर दूँ, क्योंकि चाइना ड्रॉप नहीं करेगा। तो यार ये मेरी मजबूरी है। एआई एक तरीके की ऐसा न्यूक्लियर चेन है
जिसको एक बारी छेड़ दिया गया है, अब ये रुक नहीं सकता और ये नेवर एंडिंग वॉर में दो देश पड़ जाएँगे। अब जब ये इलेक्ट्रिसिटी जब $1 ट्रिलियन जब वो खर्चा करेगा, तो यहाँ पे ये कोई 1 ट्रिलियन से नहीं रुक जाएगा। हर साल, हर क्वार्टर उसको नए नए वो डेटा सेंटर्स लगाने पड़ेंगे जस्ट टू हैव अ कंट्रोल ओवर द एआई। जब जब यूएस जो है वो 1 ट्रिलियन जब खर्चा करेगा, तो सोचिए कि क्या चाइना चुप हो जाएगा? आज की डेट में आपको बताऊँ तो अमेरिका के पास 90 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। माना ये जा रहा है कि आने वाले टाइम में उसे 73 चाहिए, $1 ट्रिलियन लगेगा। प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका ने पिछले 30 सालों में सिर्फ़ 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप किए हैं, सिर्फ़ 2। चाइना की बात करें तो पिछले 30 साल में जहाँ अमेरिका ने 2 सेट किए हैं, चाइना ने 57 न्यूक्लियर रिएक्टर्स सेटअप किए हैं। चाइना के 24 अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो चाइना जिस मैसिव लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, तो वो अमेरिका के लिए क्लियर थ्रेट है। तो इधर से अगर $1 ट्रिलियन चाइ अमेरिका लगाएगा, तो इधर से $1 ट्रिलियन चाइना भी लगाएगा। जब दोनों मिलके इतना पैसा खर्च करेंगे, तो लिटरली 2 ट्रिलियन तो इन दोनों देशों के बीच में हो गया। क्या रशिया चुप बैठेगा? क्या यूरोप चुप बैठेगा? क्या इंडिया चुप बैठेगा? अगर माना ही जाए कि पूरी दुनिया में अगर 300 ट्रिलियन का अगर डेट है, तो सोचिए कि 300 ट्रिलियन का अगर 2% भी अगर इधर एआई के अंदर जाता है, इन्वेस्ट होता है, तो 6 ट्रिलियन का जो है पैसा प्रिंट होगा। पैसा सरकारें प्रिंट करेंगी। किसी कंपनी के बस की नहीं है, कंपनी के पास पैसा ही नहीं होगा, ना बैंकों के पास पैसा होगा कि वो इनको फंड कर सकें, क्योंकि एक तरीके का नॉन प्रॉफिटेबल काम है ये। सिर्फ पैसिव लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो, पता नहीं कब रिटर्न आएगा। पूरे के पूरे देश फिर पैसे को प्रिंट करेंगे, मनी प्रिंटिंग होगी, मनी प्रिंटिंग करने के बाद एआई के अंदर पैसा इन्वेस्ट होगा। जब 5-6 ट्रिलियन 2028 तक जब मार्केट के अंदर लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ की जाएगी, जब मनी प्रिंटिंग होगी, तो इसका सीधा-सीधा इफ़ेक्ट मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ने से इन्फ्लेशन, फिर हाइपर इन्फ्लेशन जैसे विकराल रूप बनेंगे। इन चीज़ों से निपटने के लिए जो कि 2028 में सिर्फ़ 3 साल बचे हैं, सेंट्रल बैंक्स को कहीं न कहीं ये आइडिया हो गया है और दुनिया में जो कई स्मार्ट लोग हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, उनको ये आइडिया हो गया है। वो आम जनता को कभी नहीं बताएँगे, इसलिए गोल्ड का एक्यूमुलेशन मैसिव लेवल पे बढ़ रहा है। गोल्ड क्योंकि एक हार्ड एसेट है, सिमिलरली हार्ड एसेट्स की और तलाश हो रही है, तो उस हार्ड एसेट में लगा कि सिल्वर भी एक हार्ड एसेट है, सिल्वर भी पंप हो रहा है और उसके बाद जो डिजिटल हार्ड एसेट है वो बिटकॉइन। तीनों एसेट एक्सेप्शनली परफॉर्म करने वाले हैं क्योंकि एआई की एक डिजिटल वॉर छिड़ चुकी है। ये इसीलिए ये तीनों हार्ड एसेट अभी भी परफॉर्म कर रहे हैं और ये आगे भी हार्ड एसेट्स बहुत मैसिव लेवल पे परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि जो वॉर है वो नेवर एंडिंग है। जब भी कोई वॉर होती है तो उस वॉर के अंदर हमेशा सरकारें मनी प्रिंट करती हैं। मनी प्रिंट करने के बाद वेपन्स और ये सब चाहे वो कारतूस हो, चाहे वो तोपें हों, ये सब करने के लिए जब मनी प्रिंटिंग होती है तो पिछली भी कई वॉर्स के अंदर आप इन्फ्लेशन देखोगे तो गगनचुंबी मतलब स्काई रॉकेट करी है। इन्फ्लेशन इस बार भी डिजिटल वॉर के अंदर ये इन्फ्लेशन, तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जब आप लीवरेज करते हो तो आपका जो माइंडसेट है वो बहुत शॉर्ट लेवल का माइंडसेट है। अपने माइंडसेट को ब्रॉड करिए। डोनाल्ड ट्रंप से आप लीवरेज में वैसे भी नहीं जीत पाओगे। जब जीत नहीं पाओगे तो क्यों ना एक ऐसा काम करें कि मार्केट के जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसके बेसिस पे यार अगर गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो ये क्लियर सिग्नल है कि ऑल इज़ नॉट वेल, ऑल इज़ रियली नॉट वेल इन द फ्यूचर। अगर ये इस लेवल की मनी प्रिंटिंग करने जा रहे हैं और महँगाई की दर इस लेवल पे पहुँचने वाली है, तो उसका क्यों ना आज तैयारी की जाए। आपको पता है अगर मैं इंडिया की भी पर्टिकुलर बात करूँ तो जहाँ बिटकॉइन ने, गोल्ड ने अच्छा रिटर्न दिया है, सिल्वर ने अच्छा रिटर्न दिया है, निफ्टी ने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू बिटकॉइन, गोल्ड एंड सिल्वर। व्हाई ओनली टॉक अबाउट बिटकॉइन? व्हाई नॉट टॉक अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर? जबकि आपको लगता होगा कि मैं आजकल गोल्ड और सिल्वर की बहुत बात करता हूँ। एक्चुअली मैं हार्ड एसेट्स की बात करता हूँ। हार्ड एसेट्स की बात करना ज़रूरी भी है, क्योंकि ऐसे वक़्त में सेंट्रल बैंक्स और बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स और इनको सबको पता होता है, बट आपको कोई नहीं बताता। आपको आके अलग-अलग तरह की कहानियाँ समझाई जाती हैं, ठीक है ना? सो गाइज़ ये है, अपने आप को मत धकेलो, डोनाल्ड ट्रंप के साथ लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। लीवरेज ट्रेडिंग करनी है, इट्स योर चॉइस, बट डोंट आई डोंट एनकरेज दैट। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्ले सेफ, बी सेफ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यार ये मैक्रो लेवल पे क्या हो रहा है। आपको लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ ये एक सेंस बन बन रहा है? आपने आपने ये तो देखा कि सेंट्रल बैंक्स बाय कर रहे हैं, बट रीज़न नहीं पता कि क्यों बाय कर रहे हैं, क्या हो गया ऐसा? हाँ, ठीक है वो डॉलर का डेट बढ़ गया है एंड ऑल दैट स्टफ, वो ठीक है, बट इज़ दैट द ओनली रीज़न?
इज दैट कि यार RSI 92 पे है गोल्ड की तब भी नहीं गिर रहा यार। ये $50 की वॉल, सिल्वर की $50 की वॉल 50 साल से ब्रेक नहीं हुई थी। क्या हो गया यार, $50 को ब्रेक भी कर गया और अच्छा खासा ऊपर जा रहा है। जो काम 50 साल में नहीं हुआ सिल्वर में, वो अब क्यों हो रहा है? ये दीज आर फ्यू सिग्नल्स दैट यू नीड टू पिक गाइस। और इवन इफ मार्केट यहाँ से करेक्शन कर जाती है, सो व्हाट? आपको कौन कह रहा है आप लमसम इसमें एंट्री लीजिए? गाइस, अपनी एलोकेशन, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में हार्ड एसेट्स को तरजीह दीजिए। आप हार्ड एसेट्स को उतना इंपॉर्टेंस में नहीं लेते हो। हार्ड एसेट्स आपके हार्ड है भाई, एंड इट्स नॉट हार्ड टू अंडरस्टैंड। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच गाइस। पसंद आया तो लाइक करेगा, कमेंट करेगा। थैंक यू।